हेलो क्लास 10 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें टॉपिक्स काफ़ी अलग हैं। केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल है उस फंडामेंटल पर आधारित बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटम का साइज लगातार चेंज होता है, पर लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या मेन कारण है उसका। ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई मेटल का ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है और क्यों चेंज होती है, और क्या ये चेंज होने का पैटर्न मेटल्स के ग्रुप का सेम रहता है नॉन मेटल के ग्रुप की तुलना में, या कुछ बदलाव है। ठीक है, तो ये बहुत सारे यूनिक टॉपिक हैं। इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और उन क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे पहले हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल में जो पूछना चाह रहा है ना कि भाई एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपका क्या मतलब है, और हो सकता है इसी को चेंज करके यहां पर क्वेश्चन में लिखा होता कि व्हाट इज मीन्ड बाय द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, इसके लिए आपको वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। वैलेंसी निकालने का मेथड भी आप सब जानते ही हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। कन्फिगरेशन अगर आप करते हैं तो 2 8 7। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्लोरीन के केस में 7 आ रहे हैं। तो 7 का मतलब कि यहां एक इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता दिखाता है कि भाई वो दे नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ले सकता है, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो जाती है इसका मतलब वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। अगर सिंपल शॉर्ट में आंसर दिया जाए तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब है कि माइनस की वैलेंसी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया क्लोरीन, ठीक है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं फ्लोरीन या फिर सल्फर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो इन शॉर्ट आपको जो ध्यान रखना है, जो आपको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है, वो क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर उसकी वैलेंसी माइनस है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता है, वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्लियर। अगर यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एन एलिमेंट, तो इस बात का क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की कैपेसिटी दिखाता है, ठीक है, जैसे कि सोडियम, जैसे कि कैल्शियम, कोई भी इस तरह का एलिमेंट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, ये जो भी इस तरह के एलिमेंट हैं जिस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। प्लस चार्ज क्यों आता है वो आपको वैलेंसी निकाल कर देखेंगे ना तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, 281 उसकी कन्फिगरेशन होती है, ठीक। अब 1 लास्ट में आ रहा है तो आउटर मोस्ट शेल में मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम के केस में वो कितने हैं, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करता है, क्लियर। तो लॉस करने की क्षमता जिस एलिमेंट के पास होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता, जो गेन करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है, हाउ डज इट वेरी अक्रॉस अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में, है ना, पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है 17, आपको मालूम है 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पीरियड की बात की जा रही है। तो पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेचर है इलेक्ट्रॉन की, एलिमेंट्स की, वो किस तरह से वेरी करती है, किस तरह से चेंज होती है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। इसके लिए मैं आपको एक पीरियड का एग्जांपल लिखकर दिखाता हूं। सोडियम
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये थर्ड पीरियड है, ठीक है। इस थर्ड पीरियड में अगर आप सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं थर्ड पीरियड में, तो लगातार इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर घटता जा रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाते हैं थर्ड पीरियड में, तो यहां पर देखने पर साफ साफ पता चल पा रहा है कि भाई मेटल्स घटती जा रही हैं और नॉन मेटल बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि नॉन मेटल का एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है लगातार बढ़ता चला जाता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ किसी पीरियड में मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर? और यही यहां पर बात पूछी जा रही है। अब बात आती है इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में एक तीसरा पार्ट भी है। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये करीब आपका 3 मार्क्स के हिसाब से आपको नंबर दिला पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स के 3 नंबर के हिसाब से आपके पास आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें 3 पार्ट किए हुए हैं। अब देखिए इसका एक्चुअल में कारण क्या है, रीजन क्या है। ये तो बात क्लियर हो गई कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका कारण एक्चुअल में वो है नंबर ऑफ शेल्स। कितने शेल्स हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर शेल्स का नंबर सेम है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका कारण है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, ये आपको बताना है। इसका बहुत सिंपल आंसर है और ये क्वेश्चन इजी है पर बहुत बार रिपीट होता है ये, ठीक है। और देखिए इसमें आपको आंसर क्या लिखना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के आधार पर उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर एक छोटी सी स्टेटमेंट डालनी है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे भी एक पार्ट दिया हुआ है, व्हाट आर वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल नोन एज। वर्टिकल आपको मालूम है ना कि भाई वर्टिकल कॉलम भी होते हैं और रोज भी होती हैं, किसमें? पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन उनका कुछ क्या पर्टिकुलर नाम है, तो वो चीज आपको यहां पर बतानी है। तो देखिए वर्टिकल कॉलम की जब क्वेश्चन को पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, ये भी लिख देना आप। जब हॉरिजॉन्टल रोज की बात आती है पीरियोडिक टेबल के अंदर तो उसमें आप बताएंगे कि भाई 7 पीरियड्स होते हैं। तो रोज क्या बोलते हैं? पीरियड के नाम से। कॉलम का नाम क्या है? ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। नंबर फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस जो है वो दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस 37 पिकोमीटर दिया हुआ है। एक्सप्रेस करना है आपको इन मीटर्स, तो मीटर में इसे कन्वर्ट करके बताना है, ठीक। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को रब कर लेते हैं, फिर यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। ये रिलेशन होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 12 मीटर के। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 37 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 37 ये डिजिट आएगी एक तो, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो 37 पिकोमीटर है। आप इसे मीटर में चेंज करिए तो आपको क्या करना होगा? 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। ग्रुप में और पीरियड में एटम का साइज किस तरह से चेंज होता है। देखिए बिल्कुल क्लियर आपको इसमें आंसर देना है कि अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं
तो एटम का जो साइज होता है इंक्रीज होता है। कैसा होता है? इंक्रीज होता है। अगर रीजन पूछेगा आपसे, वैसे इस क्वेश्चन में रीजन नहीं पूछा है, हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आप फिर रीजन भी इंक्लूड करेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर लगातार एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, जिसका कारण है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स कम होती चली जाती है। लेकिन जब आप बात करेंगे किसकी? पीरियड की, तो पीरियड में जो एटम का साइज होता है वो लगातार घटता चला जाता है। पर क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्ट करने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो फोर्स होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। पीरियड के केस में, ग्रुप के केस में फोर्स डिक्रीज हो रही थी। क्लियर? तो ये आपको चीज बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज एंड गिव अ रीजन। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं आपको, जैसे मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है और आपका ये आर्गन है। तो इनको अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है? कुछ ऐसे अरेंज करिए जिससे कि जो इसका एटॉमिक साइज है, इन सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, मतलब कि ज्यादा वाला पहले रहे, है ना, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरीके से। ठीक है, और आपने ऐसा क्यों किया उसका एक्चुअल में कारण भी बताना है। तो सबसे पहले तो इसको पता करते हैं कि कौन से पीरियड में है या ग्रुप में या किस में है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है ना। ठीक है, और उसके बाद लिखा है फिर क्लोरीन मतलब कि 17, फॉस्फोरस मतलब कि 15 और आर्गन मतलब कि 18। तो इसको सीक्वेंस में डालते हैं, 12, 15, 17 और 18। अब यहाँ पर इसके सिंबल्स डाल देते हैं। मैग्नीशियम पहले और उसके बाद फिर फॉस्फोरस और नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट आर्गन। तो ये एक ही पीरियड में आने वाले सदस्य हैं। पर कैसे पता चला एक ही पीरियड में आ रहे हैं? क्योंकि भाई मैग्नीशियम में 3 शेल इस्तेमाल हो रही हैं, फॉस्फोरस में 3 शेल इस्तेमाल हो रही हैं, क्लोरीन में और आर्गन में भी सेम है। अब आपको याद आ जाना चाहिए जब आप इतना काम कर लेंगे कि भाई पीरियड में, है ना, किसी भी पीरियड में पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लगातार एटम का साइज घटता चला जाता है। ठीक है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, फॉस्फोरस का थोड़ा छोटा होगा, क्लोरीन का और छोटा होगा और आर्गन का तो आपको मालूम ही है ना, इनर्ट गैस फैमिली का सदस्य है ये। तो एटम का साइज लगातार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सही, और हमने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सबसे पहले मैग्नीशियम को लिखा, फिर हमने फॉस्फोरस को लिखा, फिर क्लोरीन को, फिर आर्गन को। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पर क्योंकि है ना आगे पीछे किया हुआ है, क्लोरीन यहां पर आना चाहिए था, फॉस्फोरस यहां पर। ठीक है, तो पहले हमने इसको पता कर लिया कौन कौन से एलिमेंट हैं ये, इनका एटॉमिक नंबर के बेस पर इनका साइज कितना होना चाहिए, फिर हमने उसको अरेंज कर दिया। ठीक, रीजन क्या बताएंगे आप? रीजन आपको ये बताना है कि भाई जब हम किसी भी पीरियड में पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, तो वहां पर एटम का साइज घटने का जो कारण है उसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं। दूसरा पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार जो है कैसे होते रहते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ ये है कि सेंटर से आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स बढ़ती चली जाती है, और जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? एटम का साइज थोड़ा कंप्रेस होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। इसलिए एटम का साइज लगातार डिक्रीज होता चला जाता है जब आप पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज मेटेलिक कैरेक्टर वेरी इन अ ग्रुप? मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है ग्रुप में? ठीक है, इसके लिए आपको एक ग्रुप का एग्जांपल लेना होगा, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं हम इसका। तो सबसे पहले आप ग्रुप का एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और भी होते हैं पर बाकी क्लास 10th के हिसाब से ठीक है, इतना है ना। तो ग्रुप हमने लिख लिया है।
अब यहां पर पूछ रहा है वो आपसे कि हाउ डज मेटलिक कैरेक्टर वेरी इन अ ग्रुप। ठीक है, तो मेटलिक कैरेक्टर में कैसे चेंज आता है अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, लिथियम से पोटेशियम की तरफ आते हैं। तो देखिए साइज छोटा, बड़ा और बड़ा। रीजन आपको मालूम है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो एटम का साइज बढ़ रहा है, तो आप सोचिए कि आप आसानी से जो इलेक्ट्रॉन होगा, भाई आपको मालूम है लिथियम में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में भी, तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल सकते हैं, पोटेशियम में से या लिथियम में से। पोटेशियम में से रिमूव कर सकते हैं आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। पर ऐसा क्यों, आसानी से क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि वहां पर फोर्स काफी कम लग रही है भाई, साइज बड़ा है ना, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे। और जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है वो उतना ही बेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर की लिस्ट में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटलिक कैरेक्टर दिखाएगा और वो भी बेस्ट लेवल का। तो मेटलिक कैरेक्टर जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर लगातार कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। देखिए जो चैप्टर है ना आपका केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 5 जो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, है ना, विद आंसर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स हैं। अगर मेन टॉपिक्स की बात की जाए ना, तो यहां पर 4 साइंटिस्ट का जिक्र किया हुआ है। स्टार्टिंग में डॉबे राइनर, सेकेंड नंबर पे न्यूलैंड और थर्ड नंबर पे दिमित्री मेंडलीव, शॉर्ट में मेंडलीव नाम चलता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हेनरी मोजले। अब इसमें से एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया गया कि मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था, है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए, स्टेटमेंट वगैरह क्या थी, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या बनी। जो मेंडलीव साइंटिस्ट थे काफी अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं, बल्कि इनको प्रेडिक्शन करने की कैपेसिटी थी इनमें, ऐसा भी माना गया। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट को लेकर उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, कुछ गैप जनरेट कर दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में, और वो बात आगे चलकर सही भी साबित हुई। ये एक बहुत बेस्ट पॉइंट था मेंडलीव साइंटिस्ट का। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे लिमिटेशन पूछी जा रही है, तो देखिए लिमिटेशन सुनते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना एलिमेंट्स को लेकर, तो उन्होंने एलिमेंट के एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ये नहीं कहा कि भाई 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के समान होती है, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस उनको प्लेस करना स्टार्ट किया। और जो भी उन्हें लगा कि भाई एलिमेंट रिपीटेशन में आ रहा है प्रॉपर्टीज को लेकर, तो उसे आगे ना रखकर उस एलिमेंट के जस्ट नीचे प्लेस कर दिया। तो ये एक इनका बेसिक मेथड था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ लोकेशन पर ऐसा देखा गया कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो सिस्टम है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसमें एटॉमिक मास पहले ज़्यादा था और आगे चलकर फिर कम हो रहा था। तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इस पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं आइसोटॉप्स को लेकर। क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 भी होता है और क्लोरीन का 37.5 भी होता है। ठीक है, तो 37.5 और 35.5 दो मासेस देखे जाते हैं क्लोरीन के। अब समस्या ये आ रही थी कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी ना, डॉबे राइनर की बात की जाए या न्यूलैंड की या फिर मेंडलीव की, तो ये सभी जो पीरियोडिक टेबल बनाकर चल रहे थे वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। और अगर किसी एक एलिमेंट का दो एटॉमिक मास देखने को मिल रहा है, तो सोचिए उसे कहाँ रखेंगे, कंफ्यूजन हो गया ना। तो आइसोटॉप्स को लेकर एक्सप्लेनेशन नहीं थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी। तीसरी लिमिटेशन में आप बताएंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एग्जैक्ट प्लेस नहीं दिया गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? तो ये 3 लिमिटेशन आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, और बल्कि मेंडलीव की स्टेटमेंट वगैरह भी कवर करके चलेंगे। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 7 पर। हाउ प्रॉपर्टी नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरी इन अ ग्रुप। देखिए ग्रुप में काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। 10th लेवल पर आपको करीब 6 प्रॉपर्टी कवर करनी है, उसी में से एक प्रॉपर्टी को लेकर यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड किस तरह से चेंज होता है ग्रुप में। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं ग्रुप का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडम, सीजियम, फ्रांसियम, और भी होते हैं, लेकिन 10th लेवल के लिए आपको क्या करना है, इन 3 एलिमेंट को नोट करके चलेंगे आप। ठीक है, तो अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमने एक ग्रुप ले लिया।
अगर ये कहा जाए कि भाई कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कैसे पता चलेगा? आप खुद से चेक कर सकते हैं। कन्फिगरेशन देखिए कितनी, लिथियम की कितनी होती है 2,1, सोडियम के लिए 281, पोटेशियम के लिए 2881। कॉमन पॉइंट क्या है? सबके लास्ट में 1 आ रहा है ना। और जिस एलिमेंट की कन्फिगरेशन में आप ये देखते हैं कि भाई लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एलिमेंट कौन से ग्रुप का सदस्य होता है? फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। अब इस फर्स्ट ग्रुप में आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड किस तरह से चेंज होगा ये बात बतानी है ना। आप देखिए, मैं यहां पर आप कंपाउंड्स लिख देता हूं, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि भाई नेचर ऑफ ऑक्साइड तो चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर कोई आपसे इसका कारण पूछता है, ये बात तो बहुत ईजी है कि भाई इसको याद भी कर सकते हैं हम सीधा सीधा कि भाई फर्स्ट ग्रुप में नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन कोई अगर आपसे इसका रीजन पूछेगा तो आप रीजन क्या बताएंगे? आपको रीजन यहां पर बताना होता है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर सेम रहते हैं। ठीक है, इसीलिए नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई चेंज नहीं आता। और साथ ही एक मेन चीज, ये सभी मेटल्स हैं। ठीक है ना। अगर आप इस चीज को पीरियड में लेके जाते तो पीरियड में, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड के अंदर क्या सभी के सभी एलिमेंट मेटल्स होते हैं या सभी के सभी नॉन मेटल होते हैं? ऐसा नहीं है, वहां पे मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। इसीलिए पीरियड में आंसर अलग होता है। लेकिन ग्रुप में सभी मेटल्स हैं, इसीलिए नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। साथ में दूसरा पॉइंट भी आप डालकर चलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है ग्रुप में। क्लियर? तो रीजन के साथ आपको पता चला क्वेश्चन नंबर 7 में नेचर ऑफ ऑक्साइड में बदलाव नहीं आता है, सेम रहता है ग्रुप के अंदर। पर ऐसा क्यों, वो चीज जरूर याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव। सबसे पहले तो जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं ना ऑक्टेव, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ठीक है, और वो नाम क्या है? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो क्वेश्चन में इसलिए ना इनकम्प्लीट दिया हुआ है ना, ताकि ये भी चेक हो जाए कि हाँ भाई बच्चों को पता भी है कि नहीं कि ऑक्टेव किसने दिया था। बस बता रहे हैं डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो इस चीज को भी वो चेक करना चाह रहे हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ऑक्टेव रूल किसने दिया था? न्यूलैंड ने, है ना। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, तो उसमें क्या स्टेटमेंट दी गई थी? देखिए मैं आपको एक बार समझाता हूं डिटेल में। वैसे इस पर हमारी एक डिटेल वीडियो भी है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। एक्स्ट्रा टाइम मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी आपको क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है, लगता है आपको आपकी स्पीड सही चल रही है ना, सभी चैप्टर्स को लेकर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज मत देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे ना, उनका कहना यह था कि भाई एलिमेंट को एटॉमिक मास के आधार पर हॉरिजॉन्टली मैं प्लेस कर रहा हूं, है ना, 1 by 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती है। इसलिए मैं हर 8th एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रखकर चल रहा हूं। जो 9th एलिमेंट होगा उसको सेकंड के नीचे, जो 10th एलिमेंट होगा उसको थर्ड के नीचे। तो इस तरीके से रो और पीरियड्स वगैरह ये सब चीजें बनती चलेगी। लेकिन मेन चीज, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा गया, अष्टक का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, या सारे गामा पाधा नीसा इस तरह का 7 सुर वाला सिस्टम अप्लाई क्यों करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये लाइन बोल दी थी अपनी स्टेटमेंट में कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती है। ये उनका एक आधार बना हुआ था स्टेटमेंट का, जो सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? क्योंकि ये जो उनका पैटर्न था ना, जितने एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट दिए थे उन्होंने? 56 एलिमेंट, 56 एलिमेंट, सभी एलिमेंट पर अप्लाई भी नहीं हो पा रहा था। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जिन साइंटिस्ट के जरिए दिया गया, उनकी अपनी जो स्टेटमेंट थी वो खुद ही अप्लाई नहीं हो पा रही थी उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी एलिमेंट्स पर। तो एक लिमिटेशन बनी। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। गिव एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड। पीरियड के लिए भी आपको 6 प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए 10th लेवल पर जरूर। उसमें से आप कोई 4 प्रॉपर्टी लिखकर चलेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर। सेकंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थर्ड, वैलेंसी। फोर्थ, साइज ऑफ
एटम। नंबर 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। और एक लास्ट नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से कोई भी 4 प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। और अगर उसके बारे में पूछता है तो आप डिटेल भी बता सकते हैं। डिटेल में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दूंगा। ठीक है, पीरियड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं 6 उसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, बाकी शॉर्ट में तो आप सीधा कह सकते हैं कि भाई पीरियड में जो वैलेंसी होती है वो पहले बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, वैलेंसी की बात क्लियर हो गई। साइज ऑफ एटम लगातार घटता चला जाता है, क्लियर हो गया। नेचर ऑफ ऑक्साइड हमने अभी लिया ही है ना, ग्रुप वाले केस में लिया था। बाकी पीरियड में आप क्या बताएंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड में चेंज आता है। यहाँ पर तो सेम होता है लेकिन यहाँ आपको पीरियड में चेंज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। ठीक है, उसमें एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों पॉइंट्स को आप इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लगातार बढ़ते चले जाते हैं। मेटलिक कैरेक्टर घटता चला जाता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है पीरियड में। ये पीरियड की बात चल रही है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो वो इंक्रीज होती है। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, और वो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नहीं, ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द डॉबेराइनर ट्रायड? जो डॉबेराइनर साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ट्रायड का रूल दिया था वो एक्चुअल में क्या था? त्रियक का सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रियक का सिद्धांत। वो बात ठीक है, आपको हिंदी नहीं लिखनी है पर लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, कुछ खास जो शब्द होते हैं। ठीक, तो डॉबेराइनर ट्रायड का क्या मतलब है? देखिए, डॉबेराइनर हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 9 एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी, है ना। हालांकि उस समय ज्यादा एलिमेंट थे पर उन्होंने सिर्फ 9 ही एलिमेंट को अरेंज किया था और उन्होंने 3 का नियम इस्तेमाल किया। अब वो 3 का नियम क्या था? त्रियक का सिद्धांत क्या था? ये लॉ ऑफ ट्रायड क्या था? उन्होंने 9 एलिमेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, 9 एलिमेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया और हर एक ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट को डाला। 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, इस तरीके से। अब उनकी स्टेटमेंट में क्या पता चलता है जब हम उसको रीड करते हैं, समझते हैं? डॉबेराइनर की स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि किसी भी ग्रुप में आप लेकर चल सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप लेकर चल रहे हैं जो उन्होंने दिया था, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर एलिमेंट कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है आप उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो फर्स्ट का एटॉमिक मास और थर्ड का एटॉमिक मास ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। और फाइनली जब आप चेक करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एटम का साइज बढ़ता हुआ भी रहेगा। ये था लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, टोटल 3 ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट और हर ग्रुप के अंदर पैटर्न क्या था? एटॉमिक मास को लेकर, जो भी हमने रिवाइज किया। समस्या ये थी, हो सकता है चलिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन स्टेटमेंट में ही छुपी हुई थी। फर्स्ट वाले ग्रुप में ये रूल अप्लाई हो रहा था कि भाई आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और जो आंसर आएगा वो मिडिल का रहेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रहेगा। लेकिन ये रूल एग्जैक्ट अप्लाई नहीं हो पाया सेकंड पर तो फिर भी काफ़ी हद तक हो रहा था, पॉइंट में ही डिफरेंस था, 0.5 के नियर बाय। लेकिन जो थर्ड ग्रुप था ना उनका, उसमें उनके द्वारा जो स्टेटमेंट में मेन पॉइंट्स डले हुए थे वही अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, 1+ में एरर आ रही थी। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप के अंदर उन्होंने फर्स्ट और थर्ड का जब एटॉमिक मास निकाला, एटॉमिक मास ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया वो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास से काफ़ी वेरी कर रहा था, बहुत डिफरेंस था, 1+ में एरर थी। और साइंस के हिसाब से अगर डेसिमल में भी अगर डिफरेंस है तो वो भी एरर मानी जाती है, बाकी 1.4 के नियर बाय एरर तो बहुत बड़ी एरर हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में जो हमने 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आपने वीडियो को बिना स्किप करके देखा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, क्या आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल थी? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना और प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
धन्यवाद।